आजकल एक सवाल हर तरफ गूंज रहा है। क्या लोकसभा की सीटें बढ़ने वाली है? और अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या है? राज्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर काफी चर्चा है और साथ ही कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं। तो चलिए इस पूरे गणित को समझते हैं और सच को अफवाह से अलग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस डर की जो इस पूरी बहस के सेंटर में है। आखिर कुछ राज्यों में लोकसभा सीटों के बढ़ने को लेके इतनी चिंता क्यों है? अफवाहों का बाजार तो गर्म है, लेकिन सच्चाई क्या है? आइए देखते हैं। सवाल सीधा सा है और कई लोगों के मन में है कि सीटों के इस नए बंटवारे से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ राज्यों का राजनीतिक वजन कम हो जाए और दूसरों का बढ़ जाए। असल में यही वो डर है जिसे समझने की जरूरत है। तो देखिए, जो अफवाह सबसे तेजी से फैल रही है वो ये है कि सीटों का बंटवारा पूरी तरह से आबादी के हिसाब से होगा। अब इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा, उसे उतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी और जिनकी आबादी कम है, उनकी सीटें उतनी नहीं बढ़ेंगी। अच्छा, तो ये अफवाह आई कहाँ से? इसका बेस है 2011 का सेंसस। उस टाइम देश की आबादी थी करीब 121 करोड़। अब अगर मान लें कि सीटें बढ़कर 816 हो जाती हैं और उन्हें इस आबादी पर बांटा जाए, तो एक बड़ा ही दिलचस्प गणित सामने आता है। गणित बहुत सिंपल है। 121 करोड़ की आबादी को 816 सीटों से डिवाइड कर दीजिए। नतीजा लगभग 15 लाख। यानी इस अफवाह वाले फॉर्मूला के हिसाब से हर एक सांसद करीब करीब 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। अब जरा सोचिए, इसका असर क्या होगा। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश को लेते हैं। 2011 में यूपी की आबादी लगभग 20 करोड़ थी। अगर हर 15 लाख लोगों पर एक सांसद होता तो यूपी की सीटें 80 से सीधे 140 पर पहुंच सकती थी। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट होता, और यही कई पार्टियों की चिंता की वजह भी है। लेकिन क्या मान लिया जाए कि यही सच है? जी नहीं, ये तो सिर्फ एक अफवाह है। अब देखते हैं कि सरकार ने इस पर क्या कहा है और सीटों को बांटने का असली फॉर्मूला असल में है क्या, जो इस डर को पूरी तरह खत्म कर देता है। और यहीं पे सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। अफवाह कहती है कि सीटें आबादी के हिसाब से बढ़ेंगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में साफ साफ बताया, असली प्लान ये है कि हर राज्य में सीटें 50% बढ़ाई जाएंगी। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है जो पावर बैलेंस को बनाए रखता है। तो असली फॉर्मूला क्या है? सीधी सी बात है, हर राज्य की अभी जितनी भी सीटें हैं उनमें सीधे सीधे 50% का इजाफा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों के बीच पावर का जो मौजूदा बैलेंस है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। किसी को फायदा या किसी को नुकसान नहीं होगा, सबकी सीटें एक ही रेशियो में बढ़ेंगी। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि सीटें बढ़ेंगी कैसे। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि इन्हें बढ़ाने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आखिर अभी जो सिस्टम चल रहा है उसमें ऐसी क्या दिक्कत है जिसे ठीक करना इतना जरूरी हो गया है? देखिए, इसकी वजह जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज लोकसभा में सीटों का जो भी बंटवारा है ना, वो 1971 की जनगणना के आधार पर है। सोचिए, तब से 55 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस दौरान हमारे देश की आबादी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। मतलब हम एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज की सच्चाई से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो इसका असर क्या हो रहा है? असर ये है कि आज एक सांसद पर औसतन 22 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करने का बोझ है। इस बदलाव के बाद ये नंबर घटकर करीब 14 लाख पर आ जाएगा। जाहिर है, इससे काम करना कहीं ज्यादा आसान और इफेक्टिव हो जाएगा। और इसके फायदे एकदम साफ हैं। जब चुनाव क्षेत्र छोटा होगा तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगा। सांसद अपनी जनता से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। लोकल परेशानियां जल्दी सुलझेंगी और हाँ, सांसदों पर काम का बोझ भी तो कम होगा। लेकिन सुनिए, ये बदलाव लाना कागज पर जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। ये एक संवैधानिक संशोधन है, जिसका मतलब है कि इसे कानून बनाने के लिए एक बहुत ही मुश्किल और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। चलिए उस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसकी प्रक्रिया नॉर्मल बिल से काफी अलग होती है। सबसे पहले इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इसे देश के आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी लेनी होगी और सबसे आखिर में राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये कानून बनेगा।
अगर हम नंबर्स की बात करें तो लोकसभा में इसे पास कराने के लिए कम से कम 362 वोटों की जरूरत पड़ेगी और राज्यसभा में 163 वोट चाहिए होंगे। ये वाकई एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए राजनीतिक सहमति बनाना बहुत जरूरी है। और जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा और इतना जरूरी बदलाव हो रहा हो तो वहां राजनीति तो होगी ही। कोई भी पार्टी इसका क्रेडिट लेने से पीछे क्यों हटेगी? तो चलिए देखते हैं कि इस मुद्दे पर क्रेडिट लेने का ये दिलचस्प खेल आखिर चल कैसे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों से इस बिल को पास कराने में मदद करने की अपील की है और तो और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो इसका क्रेडिट लेना ही नहीं चाहते। उन्होंने कहा, क्रेडिट आप ले लो, मुझे तो इसका कोई श्रेय भी नहीं चाहिए। अब इस प्रस्ताव के पीछे एक गहरा पॉलिटिकल लॉजिक भी है। प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर विपक्ष इसका विरोध करता है तो इसका राजनीतिक फायदा जाहिर है सत्ता पक्ष को मिलेगा। लेकिन अगर सभी दल मिलकर इस पर सहमत हो जाते हैं तो ये किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत होगी। और अच्छी बात यह है कि जब राजनीतिक सहमति बन जाएगी तो इस बड़े बदलाव को लागू करने के लिए देश पहले से तैयार है। हमारा नया संसद भवन भविष्य की इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 850 सांसदों के बैठने की पूरी कैपेसिटी है। मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बदलाव के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो अफवाहों से हटकर सच्चाई यही है कि सीटें बढ़ेंगी और हर राज्य में बराबर अनुपात में बढ़ेंगी। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये बदलाव सभी दलों की सहमति से होगा तो ये हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? इस पर सोचेगा जरूर।